स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, जहां पर आपको मिलती है क्वालिटी कंटेंट एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब ये कि यहां पर आपको कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है और ना ही किसी प्रकार की कोई फी पे करनी है। हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है, शिक्षित भारत, विकसित भारत और समृद्ध भारत। और स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं एक ऐसे चैप्टर के माइंड मैप रिवीजन जहां से पूछ लिए जाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हमारा आज का जो टारगेट है वो है प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन। राइट, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके बारे में बहुत सारी चीजें हमने छोटी कक्षाओं में भी पढ़ी हैं और आज की कक्षा में ये चैप्टर और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। और यदि कहीं पर कोई डाउट है तो उसे आप जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। चलिए भैया, सबसे पहले शुरुआत हम करते हैं प्राकृतिक संसाधनों की। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राकृतिक संसाधनों की, तो वे सारे घटक या वो सारी चीजें, वे सारे घटक जिनका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं, उनको हम कहते हैं प्राकृतिक संसाधन। जिसमें वायु आ गई, बोलो यस सर, जिसमें जल आ गया, जिसमें भैया मृदा यानी कि मिट्टी आ गई, और इसमें वन और वन्य जीव आ गए। साथ में यदि हम बात करें तो इसमें कोयला और पेट्रोलियम यानी कि जीवाश्म भी आ गया। क्लियर? तो ये सारे संसाधन जो हमें जीवन यापन के लिए, ऊर्जा बनाने के लिए प्रकृति से मिले हुए हैं, इनको हम बोलते हैं प्राकृतिक संसाधन। राइट, तो इसमें कौन कौन है बहुत ध्यान से देखिएगा। इसमें है वायु, इसमें है जल, इसमें है मृदा, वन, वन्य जीव और कोयला तथा पेट्रोलियम। तो इनको हम कहते हैं प्राकृतिक संसाधन। आपने कहा ओके सर। तो एक बात तो समझ में आ गई कि अब अपने आसपास जो है बहुत सारे प्राकृतिक संसाधन हैं। आपने कहा सर देखो संसाधन तो हैं, पर इन संसाधनों का संपोषित विकास करना बहुत जरूरी है। इन संसाधनों को संपोषित विकास के समय पर उपयोग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप इन संसाधनों को उपयोग करते जाओगे तो एक समय बाद या तो ये अशुद्ध हो जाएंगे या फिर ये खत्म ही हो जाएंगे। अब जैसे कि कोयला है, पेट्रोलियम की हम बात कर लें। अब कोयला और पेट्रोलियम जो है भैया वो तो लिमिटेड है ना धरती के अंदर। बोलो यस सर। बहुत ज्यादा उपयोग करोगे, बहुत ज्यादा उपयोग करोगे, प्रदूषण भी ज्यादा होगा। राइट, प्रदूषण यदि ज्यादा होगा तो उससे नई नई बीमारियां पैदा होंगी और जल्दी से ये संसाधन जो है वो खत्म हो जाएंगे। तो ये बड़ी क्या है, देखो ये बड़ी एक पजल है कि विकास तो करना है पर संसाधनों का सुचारू रूप से उपयोग करना है और संसाधनों को अगली जो पीढ़ी आने वाली है, बात समझ में आई, उनके लिए भी बचा कर रखना है। तो ऐसे विकास को हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि संपोषित विकास। राइट, बात समझ में आ गई। अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी, ध्यान से देखना। मनुष्य की वर्तमान आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, मनुष्य की वर्तमान आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति और विकास के साथ साथ भावी संतति के लिए आपको संसाधनों का संरक्षण करना कहलाता है संपोषित विकास। मतलब ये कि ऐसा नहीं है कि डेवलपमेंट के नाम पे डिस्ट्रैक्शन करते जाओ करते जाओ करते जाओ, क्योंकि विकास के नाम पे अब क्या हो रहा है, प्रकृति का दोहन हो रहा है, वनों का दोहन हो रहा है। अब ऐसा नहीं कि विकास हो रहा है, अपने को बिल्डिंग बनानी तो बिल्डिंग बनाते जाइए, पेड़ों को काटते जाइए, सिंचित भूमि जो है उसको खत्म करते जाइए, जल को प्रदूषित करते जाइए, मृदा जो है उसको प्रदूषित करते जाइए। यदि ऐसा करते जाओगे तो इससे बेसिकली क्या होगा कि भैया कुछ समय बाद आपके प्राकृतिक संसाधन पूरे पूरे खत्म हो जाएंगे। राइट, और फिर अगली वाली पीढ़ी को मिलेगा क्या? तो जब आप ये कहते हो ना कि सर महंगाई बढ़ रही है, तो उसके पीछे मेन कारण क्या है, यही कि हम जरूरत से ज्यादा जो प्राकृतिक संसाधन है उनका उपयोग कर रहे हैं और जनसंख्या जो हम बढ़ा रहे हैं, इसके कारण इनका उपयोग जो है वो कैसा हो रहा है, बढ़ रहा है। और कहीं ना कहीं हम लोग जो संपोषित विकास है इससे पीछे चल रहे हैं या फिर लैग कर रहे हैं। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं और ये बेसिकली इस चैप्टर की थीम भी है, इसलिए तो हम कह रहे हैं प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन। क्लियर है? बोलो यस सर। संपोषित विकास के लिए आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय स्थितियों के प्रति अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि जंगलों से जलाने की लकड़ियां मिलती हैं, फर्नीचर बनाने की लकड़ियां मिलती हैं तो आप जंगल को काटते जाइए। अरे जंगल ही पूरे खत्म हो गए तो कार्बन डाइऑक्साइड को खाएगा कौन? और कार्बन डाइऑक्साइड की यदि मात्रा बढ़ गई तो ग्लोबल वार्मिंग इतनी बढ़ जाएगी, ग्लेशियर इतने ज्यादा पिघल जाएंगे कि समुद्र का जल स्तर बढ़ जाएगा और इससे बहुत सारे जो शहर हैं जो समंदर के किनारे हैं वो डूब भी सकते हैं। क्लियर है? तो ये चैप्टर को देखो लास्ट में जरूर रखा गया है। कौन सा पार्ट है अपना? ये 16वां पार्ट है। बात समझ में आई? पर इसके अंदर जितनी चीजें छुपी हुई हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है।
मतलब आप कितनी भी साइंस पढ़ लीजिए, यदि आप संसाधनों का सस्टेनेबल यानी कि संपोषित विकास में उपयोग नहीं कर पाते तो आपकी जो साइंस है वो किसी काम की नहीं है। इसलिए जो चैप्टर है ये विज्ञान के साथ साथ जो है सामाजिक विज्ञान का भी भाग है, इनफैक्ट ये आर्थिक विज्ञान का भी भाग है। बोलो यस सर, राइट। तो संपोषित विकास के लिए आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय स्थितियों के प्रति हमें जो अपना दृष्टिकोण है, हमारी जो सोच है, उसको बदलना, चेंज करना बहुत जरूरी है। दोनों कहानी क्लियर है? बोलो यस सर। अब जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं यहीं से पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। क्लियर है कहानी? चलिए भैया आगे बढ़ेंगे। अब एक सवाल कभी कभी पूछ लिया जाता है गंगा सफाई योजना से। अब जानते हो कि जो गंगा नदी है उसका धार्मिक, आर्थिक, ध्यान से देखना, गंगा नदी का धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक बहुत ज्यादा योगदान है हमारे देश में। बात समझ में आ रही है? स्पेशली उन सभी शहरों में, गांवों में जो गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं। बात समझ में? एक तो गंगा नदी की भैया जो मिट्टी है बहुत ज्यादा उपजाऊ है, इसलिए गंगा नदी के आसपास जो भी खेती होती है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है, उपजाऊ होती है। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। तो गंगा नदी जो है वो सिर्फ नदी नहीं है, बात समझ में? वो हमारे लिए संसाधन है, वो हमारे लिए एक इतना महत्वपूर्ण संसाधन है कि हम इसे ग्रंथों में मां का दर्जा भी देते हैं। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। तो इसका मतलब गंगा नदी जो है वो इतनी ज्यादा प्रदूषित हो गई है, किस चीज के कारण? भाई देखो, अब मुख्य रूप से कहां से गुजरती है? उत्तराखंड से और उत्तर प्रदेश से, कुछ एक पार्ट जो है वो बिहार से भी। तो यहां पर नदी के किनारे इतने ज्यादा फैक्ट्रीज और कारखाने लगे हुए हैं कि उनका जो गंदा वाला पानी होता है, बात समझ में, जो ड्रेनेज वाटर होता है वो पूरा जाकर किस में मिल जाता है? गंगा नदी में। तो इससे क्या होता है कि गंगा नदी में जो जलीय जीव हैं उनको भी नुकसान है, साथ में जो धार्मिक बातें हैं उस पर भी चोट होती है, साथ में जो भैया वो गंगा नदी के आसपास जो ये नदी बह रही है, बोलो यस सर। अब ये नदी के आसपास यहां पर एक खेत, यहां पर एक खेत, यहां पर एक खेत, ऐसे बहुत सारे जो हैं खेत बने हुए हैं। आपने कहा ओके सर। तो भैया ये जो इतने सारे यहां पर आसपास खेत बने हुए हैं, अब यहां पर यदि प्रदूषित जल आपका बहेगा तो यहां पर जो फसल होगी वो भी तो दूषित होगी ना। आपने कहा हाँ सर, बात तो बिल्कुल सही कर रहे हो कि यहां पर जो फसल होगी वो कैसी होगी? दूषित होगी। इसका मतलब ये हुआ, बहुत ध्यान से देखिएगा, इसका मतलब ये हुआ कि इस नदी जो है इसकी सफाई करना बहुत जरूरी है। और इस योजना को सरकार ने प्रारंभ कब किया? बहुत ध्यान से देखिएगा, 1985 में। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको आपने ज्योग्राफी में भी पढ़ा होगा, जिसको आपने जो है सामाजिक विज्ञान में भी पढ़ा होगा, देखो भूगोल में पढ़ा होगा बड़ी कक्षाओं में, छोटी कक्षाओं में सामाजिक विज्ञान में पढ़ा होगा। और अब हम इसको बात कर रहे हैं कहां पर? ध्यान से देखिएगा, विज्ञान में। उसमें भी हम यदि कह लें तो भैया जीव विज्ञान में। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। चलिए, तो ये जो है ये प्रारंभ कब हुई? ध्यान से देखिएगा 1985 में, क्योंकि गंगा के जल की गुणवत्ता जो है वो कैसी हो गई थी? बहुत खराब हो गई थी। बात समझ में? हम गंगा जल को कितने पवित्र तरीके से देखते हैं, पर बहुत ज्यादा डेवलपमेंट के नाम पे इसमें इतने गंदा पानी को मिला दिया गया कि गंगा नदी के जो जल है उसकी गुणवत्ता कैसी हो गई? ध्यान से देखिएगा, राइट, वो बहुत ज्यादा खराब हो गई। और हुआ क्या? ध्यान से देखना, क्लोरीफॉर्म जीवाणु, जो एक जीवाणु का एक वर्ग है जो कि बेसिकली हमारी आंत में, अतड़ियों में पाया जाता है, जल में इसकी उपस्थिति, जल में इस रोगजन्य सूक्ष्म जीवाणु द्वारा जल का संदूषित होना दर्शाता है। मतलब ये कि इस जीवाणु की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ गई, जिससे जो जल है वो बहुत ज्यादा प्रदूषित होना शुरू हो गया। तो गंगा सफाई योजना के बारे में एक पूरा निबंध आप लोगों ने भूगोल में ऑलरेडी लिखा होगा, राइट। यहां पर हम बस ये देखेंगे कि ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। चलिए, एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी की तरफ चल रहे हैं कि पर्यावरण को यदि आप बचाना चाहते हो, पर्यावरण को यदि आप बचाना चाहते हो तो उसके लिए आपको 3 आर, क्या बात है, मतलब आर आर आर, हा हा हा, क्या बात है भैया, आर आर आर, इस पर काम करना है। अब आप बोलेंगे सर ये तो एक मूवी है। अरे बिल्कुल मूवी है, पर एक ऐसी ही मूवी हमारे सिलेबस का भी पार्ट है। हमको 3 आर पर क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा, जिससे कि कहानी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी और पर्यावरण को हम जो है बचा सकते हैं सुचारू रूप से। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। तो आर पे आपको ध्यान देना है। पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर का अपने को पालन करना है। पहला जो आर है, बहुत ध्यान से देखिएगा, पहला जो आर है वो कौन सा है? पहला है रिड्यूस। इसका मतलब ये कि कम उपयोग कीजिए बाबूजी, कम उपयोग कीजिए। पहला जो आर है इसका मतलब है रिड्यूस करना, मतलब आपको कम उपयोग करना है। किसका?
आपको जो है ऊर्जा जो बहुत हम बर्बाद करते रहते हैं, बात समझ में आई, तो इनका हमको बिजली का, पानी का, इन सब का क्या करना है, कम उपयोग करना है और इन सबको संरक्षित भी करना है। जैसे कि देखो, तो आप बोलोगे सर बिजली और पंखे का यदि हम स्विच बंद करेंगे तो इससे क्या फायदा होगा। एक बात बताओ, वो जो बिजली हमारे घरों में आ रही है वो कहां से आ रही है। फिजिक्स में आपने पढ़ा है जनित्र के बारे में, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, बोलो यस सर। तो बिजली कहां से आ रही है भैया, बिजली आ रही है जनित्र से। जनित्र बोले तो जनरेटर, और इसको घुमाने के लिए अपने को एक टरबाइन की जरूरत होती है, बोलो यस सर। इसको हम घुमाते हैं तो उसके लिए अपने को किसकी जरूरत है, टरबाइन की। और टरबाइन को घुमाने के लिए हमें किसी चीज को उसके ऊपर बहुत तेजी से डालना पड़ेगा। तो जितना टरबाइन घूमेगा उतनी जो है जनित्र क्या बनाएगा, बिजली 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 क्या बनाएगा। जितना टरबाइन घूमेगा उतना जो जनित्र है, जनरेटर है, वो बिजली बनाएगा। आपने कहा ओके सर, यहां तक ठीक है, यहां कौन कंफ्यूजन नहीं है। अब देखो, तो टरबाइन को ज्यादा घुमाने के लिए आपको क्या चाहिए। अब यदि आप बात करते हो हाइड्रो पावर प्लांट की, मतलब डैम में अपन टरबाइन लगा के उसके ऊपर पानी डालते हैं तो टरबाइन घूमता है, तो जितना टरबाइन घुमाना चाहोगे उतना पानी चाहिए, बोलो यस सर। यदि हम बात करते हैं ताप संयंत्र की, तो जितना कोयला जलाओगे उतने देर टरबाइन घूमेगा। तो कुल मिलाकर कि आप जितना संसाधनों को उपयोग करोगे, भले ही वो कोयला हो, भले ही वो जल हो, जितना आप संसाधनों को उपयोग करोगे उतना आपका टरबाइन घूमेगा। और जितना आपका टरबाइन घूमेगा उतना जनित्र बिजली पैदा करेगा। तो भैया आप यदि इतना काम तो अपन सब कर सकते हैं, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम जो है, और आर्थिक जिम्मेदारी भी है, बिल भी कम आएगा। तो हम यदि पंखे बल्ब का स्विच बंद कर दें, बिजली को यदि हम बचाएं, तो टरबाइन कम घुमाना पड़ेगा। टरबाइन यदि आप कम घुमाओगे तो इससे पता है क्या होगा, इससे वो जो पानी यूज हो रहा था ना डैम में, वो कम यूज होगा। इससे वो जो कोयला आप जला रहे थे ना टरबाइन को घुमाने के लिए ताप संयंत्र में, वो कैसा होगा, कम होगा। बात समझ में आई, बोलो यस सर। तो आप रिड्यूस कर दीजिए। दूसरा ये, आप जल को बचाइए। किसको बचाइए, आप जल को बचाइए। टपकने वाले नल की आप मरम्मत करवा लीजिए। जब आप ब्रश कर रहे होते हैं राइट, तो उस टाइम पर आपका जो सिंक है उसका नल आप चालू ना रखें। क्लियर है कहानी, बोलो यस सर। तो बहुत छोटी छोटी चीजों से हम जो है जिम्मेदारी पूर्वक इन संसाधनों को बचा सकते हैं। तो पहला आर का मतलब था रिड्यूस, पहला जो आर था इसका मतलब क्या था, रिड्यूस। दूसरा जो है रिसाइकल, यानी कि पुनः चक्रण। दूसरा जो आर है इसमें हम कह रहे हैं कि भैया रिसाइकल करो यार, पुनः चक्रण करो, क्यों किसी चीज को बर्बाद कर रहे हो। जैसे कि कागज, अब ये आपको क्या लगता है, ये जो कागज है, आप सोच कर देखो, अभी अभी आजकल ऐसा हो गया है, पहले के समय पे क्या होता था कि कागज की कॉपी पुस्तकों की बहुत वैल्यू हुआ करती थी। पर हमारे देश में कितना गलत मैनेजमेंट है, जिसमें आप और मैं, हम सब लोग शामिल हैं, कि हम लोग जो है अपनी किताबें जो होती हैं, बात समझ में आ रही है, जब उसको किसी को देने की कोशिश करते हैं तो उसकी सोच ऐसी क्या, रे हम कैसे किसी की किताब लेंगे, हम नया खरीद लेंगे। बात यहां पर किसी की किताब किसी को देने की नहीं है बेटा। बात यहां पर यह है कि जब हम एक नई किताब खरीदते हैं तो उसको बनाने के लिए जो कागज लगता है, उसके लिए एक नया पेड़, एक जो पेड़ है वो काटना पड़ता है, क्योंकि मिलेगा कागज आपको कहां से, बांस से, पेड़ से। बात समझ में। तो ये जो हम कॉपी में, आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे ऐसा लगते हैं कॉपी को बहुत बर्बाद करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपकी कॉपी खरीदने की क्षमता नहीं है। अब आप बोलोगे सर क्या फर्क पड़ता है, पैसे दिया, कॉपी खरीदी, बढ़े आगे। देखो, आपके पैसे से ज्यादा मैटर ये करता है कि जब आप कॉपी बर्बाद करते हो, उसके पेजेस बर्बाद करते हो, बात समझ में आई, तो उस टाइम पर नई कॉपी बनाने के लिए एक पूरे पेड़ को काटना पड़ता है। बात समझ में आ गई, बोलो यस सर। तो कुल मिलाकर जितना हम कागज उपयोग करेंगे उतने पेड़ काटे जाएंगे। जितना हम प्लास्टिक या कांच बनाएंगे, जितना हम धातु उपयोग करेंगे, उतनी जमीन की खुदाई होगी, क्योंकि सब मिलता कहां से, जमीन के अंदर से। बात समझ में आ रही है। तो इनका पुनः चक्रण करना बहुत जरूरी है। तो फिर एक कॉन्सेप्ट आया कि भैया अब रद्दी में खरीदा जाएगा कागज और उसको फिर किया जाता है रिसाइकल। तो ये जो आपकी बढ़िया वाली कॉपी होती है ना, इसको फिर जब आप लिख देते हो ना, तो अब ये कैसी हो गई, अब तो ये पुरानी हो गई। फिर इसको रद्दी में खरीद के रिसाइकल करके अपन इसकी रफ कॉपी बनाते हैं। और ज्यादा रिसाइकल करना है तो अपन इसका न्यूज़पेपर बनाते हैं। पर हमेशा से आगे जब भी आप पेज बर्बाद करें, देखो लिखते टाइम कंजूसी नहीं करना है, बात समझ में आई, पर पेजेस आप कम से कम बर्बाद करें, क्योंकि वो बेसिकली आपके लिए 1-2 पैसे की चीज है। पर जब आप पेज बर्बाद करते हो तो बहुत ध्यान से देखना कि कहीं ना कहीं पर एक पेड़ जो है वो कैसा होता है, कट रहा हुआ होता है। क्लियर है कहानी, बोलो यस सर। अब ऐसी बहुत सारी चीजें हैं राइट, जिसको अपने को ध्यान में रखना है। तो कागज हो गया, प्लास्टिक हो गया, कांच हो गया, धातु की वस्तुएं जो हो गई, इनका अपने को क्या करना है, पुनः चक्रण करना है। और हमको इनसे बनानी है वस्तुएं। मतलब कि यदि आप इस टॉपिक की बात करें राइट,
तो हमको कबाड़ से जुगाड़ करना है, कबाड़ से जुगाड़ करना है। और यदि आप मानोगे नहीं, ऐसी ऐसी कंपनीज हैं जो इस कबाड़ से करोड़ों रुपए का जुगाड़, मुनाफा करके जो है जुगाड़ करती हैं। बात समझ में? बहुत सारी ऐसी कंपनी जो आपके घर का कबाड़ी सस्ते में खरीद लेंगी। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। और उससे जो है फिर वो करोड़ों रुपए के नए नए सामान को बनाएंगी। जैसे आपने देखा होगा कि जितनी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें होती हैं, उस पर बहुत सारा जो है चांदी और सोना पाया जाता है। हालांकि उसको जो है रिसाइकल करने का तरीका थोड़ा कॉस्टली है, पर उसके अंदर बहुत सारा सोना और चांदी पाया जाता है। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। तो कुल मिलाकर हमको जो है चीजों को रिसाइकल करते आना चाहिए, और ये जो चीजें हैं इनको हमें उपयोग करके नई नई वस्तुओं को बनाते आना चाहिए। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। तो रिसाइकल आपने कर लिया। अब जब रिसाइकल कर लिया तो आपको रीयूज भी पढ़ना पड़ेगा। तो तीसरा वाला जो आर है, आर में जो तीसरा वाला आर है ना, राइट, वो रीयूज है। अब जैसे कि प्लास्टिक की बोतलें हैं, डिब्बे हैं, जिसको आप, अरे ये तो करते हैं यार, देखो इंडियन इस मामले में बड़े स्मार्ट हैं, बहुत स्मार्ट है। कैसे करते हैं? आपने मिठाई का एक डिब्बा लाया ऐसा प्लास्टिक वाला, ये लो, ये तो हम सब करते हैं। इसका भैया श्रेय जाता है हमारे घर में जो महिलाएं हैं, मम्मी दीदी लोग हैं, राइट, उन लोगों को इसका श्रेय जाता है। प्लास्टिक का डिब्बा लाया मिठाई खरीद के, बहुत बढ़िया, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी। अब जैसे ये देखो, ये मेरे पास एक प्लास्टिक की बोतल है। अब ऐसी एक बोतल मेरे पास कुछ दिन पहले और थी, किसी ना किसी वीडियो में आपको दिख गई होगी, है ना, अपन एग्जांपल लेते रहते हैं। अब मेरे पास ये बोतल है, राइट, प्लास्टिक की। अब ऐसी एक बोतल मेरे पास कुछ दिन पहले और थी। अब एक दिन एग्जांपल देते देते जो है वो बोतल गिर गई और उसका ये वाला जो ढक्कन है वो फूट गया, टूट गया, फूटेगा नहीं, टूट गया, क्रैक आ गया। तो अब ये बोतल तो मेरे कोई काम की नहीं हुई। तो मैंने क्या किया, इसके अंदर मनी प्लांट लगा दिया, क्योंकि यदि इसको मैं जमीन में फेंकूंगा, बात समझ में आई, तो इससे पता है क्या होगा, प्रदूषण अलग होगा। और ये जो प्लास्टिक है ना, ये कई हजारों सालों तक जो है डिकम्पोज नहीं होने वाला। तो नुकसान क्या है? अच्छा, जमीन में इसको अपन जिस जगह पर भेजेंगे, जो है फेंकेंगे, उस जमीन की पैदावार जो क्षमता है उसको खा जाएगा। बात समझ में आई? बोलो यस सर। तो कुल मिलाकर ऐसा है कि इस चैप्टर में अपने को अपने आसपास की बात करनी है, और एक जिम्मेदार नागरिक, जिसमें मैं भी आता हूं, आप भी आते हैं, हम सब आते हैं, कैसे हम बन सकते हैं उसके बारे में बात करनी है। तो ये चैप्टर कहीं ना कहीं सामाजिक विज्ञान का भी है, मॉरल साइंस का भी, और विज्ञान का तो है ही। क्लियर? तो अब इसमें मनी प्लांट लगा दो, कम से कम आपके यहाँ ग्रीनरी भी होगी। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। इसको अपन रखते हैं यहाँ पर और बढ़ते हैं आगे। चलिए, तो प्लास्टिक की जो बोतल होती है, डिब्बे होते हैं, इसको आप रसोई में उपयोग कर लेते हैं। लिफाफों का फिर से उपयोग किया जा सकता है। आप बोलोगे सर लिफाफे का फिर से उपयोग तो कर लेंगे, पर उसके अंदर जो 1 रुपए का सिक्का होता है ना, उसको हम निकाल लेंगे। अरे भैया फिर से कोई निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, पर लिफाफे का दोबारा से उपयोग करें, क्योंकि हर बार आप याद रखें, जितनी चीजों को आप उपयोग करोगे, जितना कागज को आप उपयोग करोगे, उतने पेड़ों को काटना पड़ेगा। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। तो भैया जी 3 आर को अपने को उपयोग करना है, रिड्यूस, रिसाइकल और रीयूज। अब यदि हम चाहें तो इस पर पूरा एक निबंध लिख सकते हैं, पर जरूरत नहीं है। बहुत ध्यान से देखिएगा, राइट। अब इसके बाद वाला जो पॉइंट है वो और भी इंटरेस्टिंग है, कि हमें जो है संसाधनों के प्रबंधन की आवश्यकता होती है। हम यदि संसाधनों का सही प्रबंधन नहीं करते हैं, नहीं करते हैं, राइट, तो क्या होगा कि एक समय बाद तो संसाधन खत्म हो जाएंगे। जैसा आप जानते हो कि पहले जो ट्रेन थी ना, वो कोयले वाली हुआ करती थी। आपको यदि पता हो तो पहले जो छुक छुक गाड़ी हुआ करती थी वो कोयले वाली हुआ करती थी। पहले बस भी आती थी भैया कोयले से चलने वाली, कोयला डालते थे, पानी गर्म होता था, बहुत प्रेशर के साथ भाप निकलती थी, उससे मोटर घूमती थी, ट्रेन आगे बढ़ती थी। बात समझ में आई? तो पहले जो छुक छुक गाड़ी हुआ करती थी वो कोयले से चलती थी। अब उसकी जो दक्षता थी, एफिशिएंसी थी, या आप ये समझ लेंगे जो पावर थी वो बहुत कम थी। तो हमने क्या किया, राइट, हमने कोयले से धीरे कन्वर्ट किया डीजल में, और डीजल जो है उससे अब हम आ गए किस पर, विद्युत पर। तो आप ध्यान से देखना कि अब इंडिया में भी बहुत जगह पर डीजल गाड़ी नहीं चलती है, धीरे धीरे जो है इलेक्ट्रीफाई हो रही है सारी जो ट्रेन चलने वाली लाइन है। क्लियर है? बोलो यस सर। तो कोयले से गाड़ी कहां पर पहुंची, डीजल में, डीजल से कहां पर पहुंच गई, विद्युत में। मतलब ये हमें जो है संसाधनों के प्रबंधन की आवश्यकता है, क्योंकि संसाधन भैया सीमित हैं। और ये देखो, ये तो एक नया प्रॉब्लम है, जनसंख्या जो है वो एक नई प्रॉब्लम है। बात समझ में? अरे भैया प्रजनन क्षमता है, शुक्राणु अवेलेबल है, अंडाणु अवेलेबल है, इसका मतलब ये थोड़ी होगा कि जनसंख्या जो है
बढ़ाते जाओ। सोचो स्पेशली इंडिया और चाइना में गवर्नमेंट कितना, अभी चाइना में तो रूल लगा दिया गया वन चाइल्ड पॉलिसी, इंडिया में गवर्नमेंट कितना करोड़ों अरबों रुपए सिर्फ ये बताने के लिए खर्च करती है कि बेटा बच्चे दो ही अच्छे हैं। बात समझ में आएगी। और नारे भी बनाती कि दो बच्चे मीठी खीर उसके बाद बवासीर। याद है कि नहीं, बोलो यस सर। एक वेब सीरीज का ये डायलॉग है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो ध्यान से देखिएगा कि जनसंख्या जो है, क्योंकि जितनी जनसंख्या होगी उतने घर चाहिए होंगे, लाइफस्टाइल में उतना खर्चा करना पड़ेगा। ये समझ लो कि जितनी जनसंख्या बढ़ेगी उतनी चीजों को अपने को ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना पड़ेगा, उतने जंगल काटे जाएंगे, उतनी जो सिंचित भूमि है जहां पर आप फसल लगाते हो वो कम होती जाएगी, उतने जो है प्रदूषण, पॉल्यूशन और बीमारियां जो हैं वो बढ़ती जाएंगी। क्लियर है कहानी, बोलो यस सर। इसलिए ऐसे देश देखो जहां पर जनसंख्या कम है, उनका विकास सूचकांक बहुत ऊपर है। ऐसे देश जिसकी जनसंख्या कम, बहुत ज्यादा है, 30 से ज्यादा है, वहां पे विकास सूचकांक बहुत नीचे की तरफ है। जैसे इंडिया की आप बात कर लो, या आप बहुत सारी अफ्रीका की जो कंट्री, अफ्रीका आपका जो महाद्वीप है उसके आप देशों के बारे में बात कर लो। चलिए, तो जनसंख्या तीव्र गति से वृद्धि होने के कारण इसकी मांग जो है वो कई गुना बढ़ जाती है। आप सोचो अभी 140 करोड़ के आसपास हमारा देश होने वाला है, जिसमें आप हम सब लोग आते हैं। यदि 140 करोड़ की जगह ये सिर्फ 40 करोड़ होते, आप मान नहीं सकते, मतलब इंडिया जो है दुनिया का सबसे धनी, सबसे अच्छी लाइफस्टाइल वाला, एकदम बेस्ट कंट्री होता। अभी भी बेस्ट है बिल्कुल, पर यदि वो 140 करोड़ से 40 करोड़ जनसंख्या हमारे देश की होती तो हम कोई अच्छे तरीके से इफेक्टिवली जो संसाधन है उसका प्रबंधन कर पाते। क्लियर है कहानी, बोलो यस सर। तो हर वो चीज जो डेवलपमेंट से जुड़ी हुई है, हर वो चीज जो प्राकृतिक संसाधन से जुड़ी हुई है, उसका इनडायरेक्टली और डायरेक्टली कनेक्शन सीधे सीधे किसके साथ में, बाबूजी, जनसंख्या के साथ में है। क्लियर है, बोलिए यस सर। बढ़ेंगे आगे। तो जनसंख्या यदि इसी तरीके से बढ़ती रही तो अगली वाली पीढ़ी को कुछ चीजें मिलेंगी ही नहीं। और अगली पीढ़ी छोड़ो भैया, जिस परिवार में बहुत सारे बच्चे होते हैं, बहुत जनसंख्या ज्यादा होती है, वहां पर सबकी जरूरतों की पूर्ति हो नहीं पाती है, पर लोग समझते ही नहीं। सरकार करोड़ों अरबों रुपए जो है सिर्फ ये बताने के लिए खर्च करती है कि ये परिवार नियोजन का तरीका है, ये वो तरीका है जिससे शुक्राणु और अंडाणु को मिलने से रोको, निरोध उपयोग करो, बहुत सारी दवाइयां आती हैं उसे उपयोग करो, नसबंदी करवा लो। इमोशन से यदि कंट्रोल नहीं हो पा रही है तो, पर लोग मान ही नहीं रहे। तो भैया सीधी बात है कि जनसंख्या को कंट्रोल तो आज नहीं तो कल करना ही पड़ेगा। क्लियर हो गई कहानी, बोलो यस सर। और जनसंख्या का लेना देना सीधे किसके साथ में है, प्राकृतिक संसाधन के साथ में है। साथ में यदि हम बात करें तो संसाधनों का वितरण सभी वर्गों में समान रूप से हो सके। तीसरी बात, इसके दोहन से पर्यावरण को क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए। इसके बाद एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है जो पूछा जाता है, कहां से, वन और वन्य जीवन से। अब ध्यान से देखो, मनुष्य ना, मतलब जब भी आप प्राणियों की बात करते हैं, सबसे जो खतरनाक प्राणी है ना वो है मनुष्य, जिसमें आप में हम सब आते हैं। मतलब हम इंटेलिजेंसी के नाम पे बेसिकली क्या करते हैं, अपना नुकसान करते हैं। कैसे, अब आप बोलोगे, देखो हम विकास के नाम पे, विकास जो है यदि वो सस्टेनेबल है, संपोषित है तो बहुत अच्छा है, यदि वो संपोषित नहीं है तो बहुत बुरा है, क्योंकि इससे मानवता और प्रकृति हमारी खतरे में आ जाती है। कैसे, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब हम क्या करते हैं, डेवलपमेंट के नाम पे वनों के बीच में बना देते हैं ये लंबे लंबे ट्रेन के जो है रास्ते, बड़े बड़े ब्रिज, और विकास के नाम पे हम जो है जंगलों को काट काट कर उसके अंदर से हाईवे निकाल देते हैं। अब वो बताने और देखने में बड़ा अच्छा लगता है कि अच्छा जंगल को काटा, हाईवे निकाला, डेवलपमेंट हो रहा है। काहे का डेवलपमेंट भैया, आपने जंगल ही को काट दिया, आपने जो जैव विविधता है उसके ऊपर सीधे स्ट्राइक कर दी। बात समझ में आई? तो इन सबको भी ध्यान देने की जरूरत है। आज आपको लग रहा होगा ना सर, केमिस्ट्री और विज्ञान के बीच में आज जो मॉरल साइंस का लेक्चर है वो किधर से आ रहा है? भाई अपना चैप्टर ही ऐसा है। प्राकृतिक संसाधनों के संपोषित प्रबंधन की यदि हम बात करेंगे तो ये सारी चीजों पर हमें एकदम खुलकर ओपनली डिस्कस करना पड़ेगा। क्लियर है कहानी? तो आज कोई केमिस्ट्री की बात नहीं होगी, आज कोई जीव विज्ञान की बात नहीं होगी, आज सिर्फ बात होगी सामाजिक विज्ञान, जिसमें हम पढ़ेंगे प्राकृतिक संसाधनों के संपोषित प्रबंधन के बारे में। क्लियर है? बोलो यस सर। चलो, वन और वन्य जीवन के बीच में यदि हम पढ़ने की कोशिश करें तो वन्य जैव विविधता के विशिष्ट क्या होते हैं, हॉटस्पॉट होते हैं। इनके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। आप सोचो, दुनिया की सिर्फ 20% ऑक्सीजन जो है वो आपको मिलती है अमेज़न के जंगलों से, और उसमें लग जाती है आग। अब जब उसमें आग लगती है तो कितने प्रकार की जो प्रजाति हैं, जीव हैं, वो जलकर मर जाते हैं। प्रकृति का कितना नुकसान होता है, कितने पेड़ पौधे जल जाते हैं, और वो आग महीनों तक चलते रहती है।
तो उससे कितना पोल्यूशन होता है, कितने पेड़ पौधे मर जाते हैं, कितने जो जीव जंतु हैं वो जो है काल के गर्त में समा जाते हैं। क्लियर है कहानी? तो जंगलों का और वनों का संरक्षण करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लियर है कहानी? क्योंकि यदि कोई 5 प्रजाति भी जीवों की इस धरती से विलुप्त हो गई, आप ये मानकर चलो कि जिस दिन मधुमक्खी, तितली और कीट पतंगे इस पृथ्वी से विलुप्त हो गए, बात समझ में आई, उस दिन जो है हम सब डायरेक्टली इनडायरेक्टली निपट जाएंगे। अब आप बोलोगे सर ऐसा कैसे? अरे भैया, ये जो परागण होता है, अब सारे के सारे उभयलिंगी पुष्प तो होते नहीं है, मतलब ये कि एक जगह से पराग कणों का दूसरे फूल के पास जाना जरूरी है। कौन लेकर जाता है? हवा लेकर जाती है। कौन लेकर जाता है? जल वाले पुष्प हैं तो जल लेकर जाता है, और सबसे ज्यादा लेकर जाते हैं कीट पतंगे, तितली, भंवरे और मधुमक्खियां। अब यदि लेकर ही नहीं जाएंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये लेकर ही नहीं जाएंगे तो परागण होगा नहीं। परागण यदि नहीं होगा तो हमको खाद्य सामग्री नहीं मिलेगी, और खाद्य सामग्री नहीं मिलेगी तो कितने दिन का उपवास कर सकते हो? ऐसी कोई अलौकिक शक्ति तो अपने पास है नहीं कि अपन लंबा चौड़ा उपवास कर सके। बात समझ में? तो बस कुल मिलाकर जो है फोटो के ऊपर माला टंगना तय है। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। मतलब ये कि हमें जंगलों को बहुत ज्यादा नहीं है, हमको नुकसान पहुंचाना ही नहीं है, इसीलिए हमें ऐसे विकास के बारे में बात नहीं करनी है जिससे जो जंगल है उसको क्या हो, नुकसान पहुंचे। क्लियर है कहानी? क्योंकि यदि हम जंगल के अंदर जाएंगे तो फिर जंगली जीव जो है वो हमारे घरों के अंदर आएंगे। बात समझ में? ऐसा कई जगह पर आपने देखा होगा कि तेंदुआ जो है वो एक कॉलोनी में घूमता हुआ पाया गया। शेर जो है वो गांव के अंदर आ गया और गाय को मार दिया। अरे शेर गांव के अंदर नहीं आया, जो गांव था वही शेर के घर में चला गया। बात समझ में आ गई? बोलो यस सर। चलो इस इमोशन को थोड़ा और आगे लेकर चलते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। विविधता के नष्ट होने से पारिस्थितिक स्थायित्व या जो इकोसिस्टम है, इकोलॉजिकल सिस्टम है, वो भी कैसा हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो मनुष्य ये ना समझे कि मैं सबसे इंटेलिजेंट हूं। आप भले ही सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट होगे, पर आप सबसे जरूरी नहीं हो। इस पूरे प्रकृति में जीवन के बने रहने के लिए हर प्रजाति का जो जीव जंतु है उसका बना रहना बहुत जरूरी है। मनुष्य का होना जरूरी है, पेड़ पौधे का होना जरूरी है, और जो आपके आसपास की प्राकृतिक संसाधन है उनका प्रॉपर तरीके से उपयोग करना भी जरूरी है। क्लियर है? बोलो यस सर। जितनी चीजें मैं डिस्कस कर रहा हूं इसको दिमाग में अपनी कॉपी में नोट कर लो, क्योंकि ये चैप्टर हलवा होता है। पूछो कैसे? इस चैप्टर का जो भी सवाल पूछा जाएगा कुछ ना कुछ तो लिख ही लोगे ना। बोलो यस सर। तो जो भी मैं डिस्कस कर रहा हूं उसको दिमाग में फिट कर लो, कॉपी में नोट कर लो, यहां से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और अब आपसे बन भी जाएंगे। चलिए भैया, अब हम यदि बात करें स्टेक होल्डर यानी कि दावेदार की, तो ध्यान से देखिएगा कि वन और वन्य जीव के 4 मुख्य दावेदार हैं। कौन से हैं देख लेते हैं। इधर से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, और क्योंकि परीक्षा का समय है तो हम बहुत डीप में, डिटेल में ना जाकर सीधे जो है टू द पॉइंट बात करेंगे, जहां से आपके क्वेश्चंस जो हैं वो कैसे हो जाएं, इफेक्टिव हो जाएं। बहुत ध्यान से देखिएगा। देखो वन के भीतर तथा इसके आसपास रहने वाले लोग अपने विभिन्न आवश्यकताओं के लिए वन पर निर्भर करते हैं। बिल्कुल सही बात है, पहली बात तो बिल्कुल क्लियर है। दूसरा, सरकार के पास, वन विभाग के पास वनों का स्वामित्व है। मतलब ये कि वनों के अंदर कौन सी चीज होगी, कैसे कंट्रोल करोगे, इसका जो स्वामित्व है, पावर है, वो किसके पास है? ध्यान से देखिएगा, वनों के पास में है। बात समझ में आ गई? ऊपर वाले दोनों पॉइंट्स क्लियर हैं? बोलो यस सर। नीचे के दोनों पॉइंट्स को अपनी कॉपी में नोट करो, इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करेंगे, बहुत मजा आएगा। हरी अप। चलिए, तो अब ऊपर के दोनों पॉइंट्स तो बिल्कुल क्लियर है, नीचे वाले भी क्लियर है कि गवर्नमेंट को यदि कोई भी रूल लाना है, कोई भी पॉलिसी लानी है, कोई भी नीति यदि लेकर आनी है, तो स्थानीय लोगों को साथ में लेकर चलना बहुत जरूरी है। बिना स्थानीय लोगों के साथ में रहे जो है कोई भी नीति या फिर कोई भी आप जो तरीका लेकर आ रहे हैं वो इफेक्टिव होने वाला नहीं है। अब क्या होता है, उद्योगपति को, अब कोई उद्योगपति है, ठीक है, तो वो ये नहीं कह सकता कि मेरे को जो है, मेरा फर्नीचर का काम है, मेरे को लकड़ी चाहिए, आपको जितने पैसे चाहिए आप इसके बदले ले लो। तो गवर्नमेंट ये थोड़ी करेगी कि अरे अच्छा आप तो हमको पैसे दे रहे हो, एक काम करो काटो जंगल जो है तरीके से। ऐसा नहीं कर सकते। बात समझ में आई? हर चीज की एक लिमिट है, रूल्स एंड रेगुलेशन है, पर इसमें स्थानीय लोगों को शामिल करना बहुत जरूरी है। क्लियर है कहानी? बोलिए यस सर। तो ये सारे वो पॉइंट्स हैं जिसको अपने को ध्यान रखना है कि इसमें दावेदार यानी कि स्टेक होल्डर में कि कौन जो है वो मुख्य रूप से दावेदार है, और दावेदार कोई भी हो, आपको जो है वनों की सुरक्षा करने की जो जिम्मेदारी है वो हमारे गवर्नमेंट की है, स्थानीय लोगों की है, और साथ साथ में जो है जो लोग ठेकेदार है उनकी भी है। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। चलो अब देखो,
अब जितने भी स्थानीय लोग होते हैं, इनकी जितनी भी आवश्यकताएं होती हैं, इनकी पूर्ति, जैसे कि आप देखो कि भैया जंगल के आसपास वाले जो गांव रहते हैं, राइट, वहां पर तो भैया चूल्हे में अभी भी अब इंडिया भाई कैसा है, आपका एग्रीकल्चर कंट्री है। 70% जो भारतीय हैं वो गांव में रहते हैं, बोलो यस सर। और हर गांव के आसपास कोई ना कोई जंगल या कोई ऐसी जंगली जमीन जो है वो होती है। अब वन होते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आप लकड़ी को काटते जाओगे और जो है अपने घर के चूल्हे को जलाते जाओगे, ऐसा अपन नहीं कर सकते। तो ध्यान से देखिएगा, स्थानीय लोगों की जो आवश्यकताएं हैं उसकी जो पूर्ति है वो वनों से होती है। मतलब ये कि उनको घर में जलाने के लिए लकड़ी, झोपड़ी बनाने के लिए बांस और खेती के लिए औजार जो है इसके लिए लकड़ी, फल मेवे और औषधि जो है वो कहां से मिलते हैं, वनों से मिलते हैं। पर इसका प्रबंधन या मैनेजमेंट जो है वो सही तरीके से होना चाहिए। क्लियर है कहानी, बोलो यस सर। साथ में यदि हम बात करें, क्लियर, यदि स्थानीय लोग वनों का उपयोग संपोषित तरीके से करते हैं तो उनकी सभी आवश्यकता की पूर्ति भी हो जाती है। और इसका एक सिंपल वाला सॉल्यूशन देता हूं, पेड़ लगाइए। मतलब जैसा हमारे देश में अलग अलग चीजों के लिए आंदोलन होता है ना, ऐसा ही पेड़ों को लगाने के लिए भी आंदोलन होना चाहिए। हरित क्रांति के बारे में भी बातें होनी चाहिए और ऐसे एक आंदोलन के बारे में अभी हम पढ़ने वाले हैं। बात समझ में आई, बोलो यस सर। ध्यान से यदि आप देखेंगे तो स्थानीय निवासी जो हैं वो वनों के संरक्षण का प्रयास भी करते हैं। उदाहरण के लिए ये क्वेश्चन देखो, बहुत यहां से पूछा जाता है, विश्नोई समाज जो है, समुदाय जो है, उन्होंने 1731 में राजस्थान के जोधपुर के पास खेजराली गांव में खेजरी वृक्षों को बचाने के लिए 363 लोगों के साथ अमृता देवी विश्नोई ने अपने आप को, अरे बाबा, बलिदान कर दिया था। सोचो, पेड़ों को बचाने के लिए बलिदान कर दिया गया, अपनी जिंदगी का, अपनी लाइफ का। बात समझ में आई, बोलो यस सर। तो स्थानीय लोगों को साथ में लेकर चलना बहुत जरूरी है। आप विकास के नाम पर जंगलों का दोहन नहीं कर सकते। बात समझ में आई। और स्थानीय लोगों की भागीदारी यदि होगी तो वन के प्रबंधन की दक्षता जो है वो बढ़ जाएगी। क्लियर है। जैसे क्या होता है, बहुत ध्यान से देखिएगा, अब ये जो ठेकेदार होते हैं, पहली बात तो भैया स्थानीय लोगों को ठेकेदारी मिलनी चाहिए, बाहर का आदमी नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो क्या है, उसको कोई इमोशनल कनेक्ट तो है नहीं, वो तो बाहर से आया है, वो पेड़ को एक संसाधन के रूप में देख रहा है कि हम पेड़ काटेंगे, लकड़ी बेचेंगे और रोकड़ा बनाएंगे। पर ऐसा थोड़ी होता है। स्थानीय लोगों को यदि आप देखो रखोगे तो स्थानीय लोग उन्हीं पेड़ों को काटेंगे जो या तो पुराने हो चुके हैं, जर्जर हो चुके हैं, या फिर टूट कर गिर चुके हैं। तो जंगलों का मैनेजमेंट है, प्रबंधन है, राइट, वो स्थानीय लोगों से ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है। बात समझ में आई। तो बाहर के किसी को भी जिसको सिर्फ पैसे से मतलब है, आप ठेकेदारी नहीं दे सकते हो। चलो, ये सोशल स्टडी वाला एक पार्ट हो गया, राइट। अब देखो, इसमें एक पॉइंट ये भी होता है कि एक ही प्रकार के वृक्ष लगाने से लाभ या हानि क्या होती है। देखो भैया, एक ही प्रकार के यदि वृक्ष होंगे तो इससे जैव विविधता पे एक सवाल पैदा होगा। कैसे, ध्यान से देखिएगा। इससे उद्योगों को लाभ मिलता है जो वन विभाग के लिए राजस्व का मुख्य स्रोत बन जाता है। पर आप यदि एक ही प्रकार के पेड़ लगाओगे, ठीक है, अब आपने कहा भैया हमको जो है यूकेलिप्टस यानी कि नीलगिरी का पेड़ ही लगाना है, ये काम आता है साबुन बनाने में। अब एक ही प्रकार का यदि आप पेड़ लगाओगे तो सोचो इससे कितना असर पड़ेगा उस जगह की जैव विविधता पे, क्योंकि कुछ प्रकार के जीव जो है उनकी मात्रा बढ़ जाएगी, कुछ प्रकार के जीव है उनकी मात्रा ही कम हो जाएगी। दूसरे पेड़ पौधे यदि कम होंगे तो उससे भी फिर जीवन पे असर पड़ेगा, जीव जंतुओं के, जंगल पे, जैव विविधता पे। और जिस दिन जैव विविधता खत्म हुई, जिस दिन जैव विविधता खत्म हो गई, राइट, उस दिन जो है प्राणी जाति पर बहुत ज्यादा परेशानियां जो है, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। क्लियर है, बोलो यस सर। तो वनों के बड़े क्षेत्र पर एक ही प्रकार के पेड़, जैसे कि पाइन ले लो, टीक ले लो, या फिर यूकेलिप्टस, नीलगिरी ले लो, यदि इसमें आप परिवर्तित करते हो तो इससे क्षेत्र की जैव विविधता जो है वो बड़े स्तर पे नष्ट हो जाएगी। सीधी बात ये, बहुत सारे जो पशु पक्षी हैं वो कैसे हो जाएंगे, वहां से धीरे धीरे गायब हो जाएंगे। तो वो भी अपने को याद रखना है कि एक प्रकार के वृक्ष नहीं लगाने हैं। फायदा जरूर यह है कि उस वृक्ष से मिलने वाली जो चीजें हैं, बात समझ में आई, उससे आपको फायदा मिलेगा। इसीलिए फिर हम उसको जोड़ देते हैं किसके साथ में, एग्रीकल्चर यानी कि कृषि के साथ में। आपको भैया यदि जो है तेंदू पत्ता लगाना है तो आप अपनी एक जगह फिक्स कीजिए, उसी में आप तेंदू पत्ता लगाइए। हल्दी यदि लगानी है तो हल्दी एक ही जगह पर लगाइए। गन्ना यदि है तो एक ही जगह पर लगाइए। ऐसा नहीं कि पूरा गन्ने का जंगल बना दिया, मैनेजमेंट ही नहीं हो पाएगा। क्लियर है कहानी, बोलो यस सर। बढ़ेंगे आगे, आइए। और एक प्रकार के यदि आप पेड़ लगाओगे, आप यदि सब कुछ ठेकेदारों को दे दोगे तो स्थानीय लोगों की जो आवश्यकताएं हैं, जैसे कि पशुओं के लिए चारा, वो तो मिल ही नहीं। अभी नीलगिरी का जो पेड़ है वो गाय बैल के लिए, भैंस के लिए क्या काम आएगा, कोई काम नहीं आएगा। बात समझ में आई, बोलो यस सर। क्लियर। ऐसे ही औषधि के लिए कोई काम नहीं आएगा।
फल और मेवे के लिए कोई काम नहीं आएगा। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। तो इस तरीके से आपको एक प्रकार के पेड़ नहीं लगाने हैं, आपको पेड़ तो लगाने हैं पर अलग अलग प्रकार के लगाने हैं, क्योंकि जितनी विविधताएं होंगी, जितनी विभिन्नताएं होंगी, उतना जो है ये प्रकृति कैसी रहेगी? हेल्दी रहेगी, स्वस्थ रहेगी। और जितनी प्रकृति हेल्दी रहेगी उतना ही जो मानव जाति है या दूसरे जो प्राणी हैं वो भी कैसे होंगे? हेल्दी रहेंगे। चलो भैया एक और ऐसी चीज के बारे में बात करते हैं। एक है हम डैम, बोले तो बांध। जहां पर भी क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, दो पहाड़ के बीच में से एक नदी बह रही होती है। जहां पर भी दो पहाड़ों के बीच में, दो ऊंचे ऊंचे पठारों के बीच में एक नदी बह रही होती है, वहां पर उस पानी को रोक कर हम जो है डैम का निर्माण करते हैं। पर इसके भी फायदे और नुकसान है। और ये आपको पता है कि जिस जगह पर आप डैम बनाओगे, अब डैम ऐसा तो है नहीं कि 4x4 में बना दिया आपने। अब इसके लिए तो हो सकता है कि आपको सैकड़ों गांव या हजारों गांव, यदि बहुत बड़ा डैम है, हाँ इतने भी कर सकते हैं, इतने गांवों को आपको खाली करना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात ये कि जहां पर भी आप डैम बनाओगे वहां पर जो लोग पहले से रहते थे, जो किसान थे, जो आदिवासी भाई बहन थे, राइट, उनका क्या होगा? ध्यान से यदि आप देखेंगे तो उनकी तो जमीन गई ना, तो फिर उनका जीवन यापन कैसे होगा? तो फिर वो उस जगह की जो जनसंख्या है उसका पलायन हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? और बहुत यदि बड़ा डैम बना दोगे तो वो उसके आगे जितने गांव हैं, शहर हैं, उसके लिए नुकसानदायक है। जैसे आपने सुना होगा कि चीन ने एक ऐसा डैम बनाया, राइट, चीन ने डेवलपमेंट के नाम पे एक ऐसा डैम बनाया कि पृथ्वी की जो घूर्णन गति है, रोटेशनल स्पीड है, वही कम हो गई। तो आप इतना छेड़खानी नहीं कर सकते डेवलपमेंट के नाम पे। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। चलिए भैया, तो डैम का पहला जो फायदा है, छोटा यदि डैम है, देखो डैम बड़ा हो या छोटा हो, सिंचाई तो होती है। विद्युत उत्पादन तभी होगा जब डैम कैसा होगा बेटा जी? बड़ा होगा। विद्युत उत्पादन तभी होगा जब डैम कैसा होगा? बड़ा होगा। छोटे डैम पर आप टरबाइन लगाकर इतना पानी नहीं होता है कि आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकें। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। सिंचाई जो है वो छोटे बड़े दोनों डैम से हो सकती है। फायदा यह है कि इससे जो नहरें निकलती हैं वो जल की बड़ी मात्रा को दूर स्थानों तक ले जा सकती हैं। अब बहुत सारी ऐसी जगह होती हैं भैया, बहुत सारी क्या, इंडिया में सभी ऐसी जगह होती हैं जहां पर 12 मासी बारिश नहीं होती है। तो फिर आपको जो दूसरी उसकी रबी तो पहली होगी, ठीक है, रबी की फसल लगानी, खरीफ की फसल लगानी है, राइट, उसके लिए तो आपको पानी मिलने वाला नहीं है। उसके लिए आपको पानी नहीं मिलेगा तो वो पानी कहां से आएगा? वो नहर से पानी आएगा जो कि डैम से निकलेगी। क्लियर? तो डैम जो है वो दो प्रकार के होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो बड़े होते हैं, उसमें सिंचाई, टरबाइन घुमाया, पानी को नहर से निकाल दिया, अब नहर जहां तक जाएगी वहां पानी लेकर जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो डैम के नुकसान भी हैं और फायदे भी हैं। तो आपको आपका जो रिप्लाई करोगे, आप क्वेश्चन का आंसर जब आप लिखोगे तो आपको बड़े बैलेंस तरीके से लिखना पड़ेगा। एक बार आपने वो सीख लिया तो इस अध्याय में आपको पूरे अंक मिल जाएंगे। खामियां कौन सी है? ध्यान से देखना। खराब प्रबंधन के कारण जल का असमान वितरण। और रिस्क कितनी है? आप सोचो कि डैम तो आपने बना दिया, पर यदि उसमें रिसाव हुआ तो गांव के गांव जो है वो बह जाएंगे, बाढ़ आ जाएगी। बात समझ में आई? क्योंकि देखो, अच्छा डैम यदि मौजूद बना है तो भी उसकी प्रॉब्लम, पता है कैसे? अब आपने यहां डैम बनाया, आपने कहा सर ये डैम बना दिया हमने, इधर हमने पानी को रोक दिया है, चलो बहुत मजबूत आपने डैम बना दिया। अब क्या होगा? बारिश में जब तेज बारिश, बहुत ज्यादा पानी आएगा तो यहां तो पानी स्टोर हो रहा है, इधर तो ठीक है, पर ये जो इधर वाले गांव होंगे ना, इसमें पानी भरना शुरू हो जाएगा। फिर हम कहते हैं कि भैया इस डैम के कारण बाढ़ आ गई। डैम यदि मजबूत है तो इधर बाढ़ आ जाएगी, डैम यदि जो है फूट गया तो इधर बाढ़ आ जाएगी। बात समझ में आ रही है? इसलिए आपको कोई भी चीज करनी है पर उसको दोनों चीजों को ध्यान में रखकर करना है। बस यही इस चैप्टर में अपने को पढ़ना है। क्योंकि मेरे को पता है आज आप लोगों को अलग वाली फील आ रही है। पता है कौन सी वाली? सर आज ना केमिस्ट्री की बात हो रही है ना बायोलॉजी की बात हो रही है, आज तो पूरी भूगोल विज्ञान की बात हो रही है। क्लियर है? दूसरी बात, जल स्रोत के निकट रहने वाले व्यक्ति गन्ना और धान जैसी अधिक जल खपत वाली फसल उगा लेते हैं, जबकि दूर के लोगों को जल नहीं मिल पाता है। तीसरी बात, बांध बनाते समय लोगों को विस्थापित कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि भैया ना सिर्फ उनकी जमीन और जगह चली जाती है, पर साथ साथ में उनका एक इमोशनल जो कनेक्ट रहता है उस जगह के साथ, वो भी कैसा हो जाता है? खत्म हो जाता है। तो ये थी डैम बनाने की खामियां। पर क्या करें, क्योंकि जरूरत भी है। बात समझ में आई? और जब बहुत बड़े बांध बनाते हो तो इसके विरोध में 3 मुख्य समस्याएं होती हैं। कौन सी? ध्यान से देखिएगा। इसके कारण सामाजिक समस्या जो है वो ये है कि इससे बड़ी संख्या में किसान और आदिवासी विस्थापित होते हैं और इन्हें मुआवजा भी नहीं मिल पाता है।
क्योंकि फिर वहीं पर वो साक्षरता और नियम कानून की जानकारी की कमी वाली बात आ जाती है कि भैया कहां आवाज उठाएंगे वो लोग। पहली बात समझ में आई। दूसरी आर्थिक समस्याएं ये हैं कि ऐसे कार्यों में सॉरी ऐसे कार्यों में जनता का बहुत ज्यादा पैसा लगता है। अब हलवा तो है नहीं, डैम बनाना कोई हलवा तो है नहीं कि दोनों देके लपक लिया। बात समझ में आई? बोलो यस सर। मतलब ये कि आप जितना टैक्स का पैसा जाता है उससे जो है डैम बनाया जाता है। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। तीसरी बात ये कि बांध के निर्माण से बड़े स्तर पर वनों का विनाश होता है। बिल्कुल सही बात है। मानकर चलो कि दो पहाड़ हैं, उनके बीच में से एक नदी बहती है और पहाड़ के आसपास जो है इस वाले पूरे एरिया में जंगल है। तो नदी को जब बहना है तो वो तो बह जाएगी ना, 2-3 किलोमीटर इससे ज्यादा चौड़ा क्या पार्ट होगा नदी का, उतने जगह के जंगल का विनाश करती हुई बह जाएगी वो। पर यदि आपने डैम बनाया तो ये पूरा एरिया, राइट, ये जितना पूरा एरिया आपको यहां पर दिख रहा है, राइट, वहां के तो जंगल गए पूरे, टाटा बाय बाय हो गए। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। मतलब ये कि डैम बनाने से जैव विविधता की भी क्षति होती है। अब आप बोलोगे सर डैम बनाएंगे नहीं बनाए, हम तो कंफ्यूज हो गए। अब आप बोलोगे सर डैम बनाए कि नहीं बनाए, हम तो कंफ्यूज हो गए। देखो डैम ऐसे बनाओ जहां पर बहुत ज्यादा वन नहीं है, जहां से आप ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या को जो है कम विस्थापित किए। देखो विस्थापन तो करना पड़ेगा, ये फैक्ट है, इमोशनल नहीं हो सकते आप। कम विस्थापन और ज्यादा से ज्यादा दूर तक नहर को भेजा जा सके और बहुत ज्यादा वनों का विनाश ना हो, ऐसी जगह पर आप यदि डैम बनाएंगे तो वो फायदेमंद है, अन्यथा वो तो भैया नुकसानदायक है। बात समझ में? अब एक ऐसे टॉपिक की तरफ चल रहे हैं बेटा जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखिएगा, राइट, वाटर हार्वेस्टिंग। अब हमने दिमाग लगाया कि जो बारिश का पानी, ये जो बारिश का पानी, गाना भी याद नहीं आ रहा, ये जो बारिश का पानी इतना सारा ऊपर से गिर रहा है और बहकर ऐसे ही नदियों में चला जाता है और वहां से समुद्र में चला जाता है, और एक बार समुद्र में गया तो फिर कौन काम का निखारा हो जाता है। तो हमने कहा कि भैया वो जो ऊपर से पानी गिर रहा है ना, उसको जमीन के अंदर भेज देते हैं। जमीन के अंदर जब हम उसको अपने अपने कृत्रिम रूप से भेजते हैं तो उसको हम बोलते हैं वाटर हार्वेस्टिंग। एक तो मृदा यानी कि मिट्टी सोख सोख कर पानी को तो नीचे भेज ही रही है, अच्छी बात है। मिट्टी पानी को सोख सोख कर नीचे की तरफ भेज रही है तो अच्छी बात है, बढ़िया, ये नेचुरल तरीका है। पर सारा काम प्रकृति थोड़ी करेगी भाई, आप प्रकृति का दोहन कर रहे हो, कुछ आपको भी तो जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी ना। इसलिए गवर्नमेंट ने नियम बनाया, नियम तो नहीं बनाया बेसिकली। एक तरीका यह हो सकता है कि हम जो है जल को क्या करें, संग्रहित करें, वाटर की हार्वेस्टिंग करें। क्लियर है? बोलो यस सर। तो कैसे? तो भाई अलग अलग तरीके हो सकते हैं। एक तो बांध हो गया, ठीक है, बांध होने के कारण बांध के आसपास की जितनी जगह हैं, पर फिर से वही बात कि उसको सुचारू रूप से बनाया जाए। बात समझ में? फायदा ज्यादा हो, नुकसान कम हो, यदि ऐसा है तो बांध बनाना अच्छा है। तो बांध जो है, क्लियर है? बोलो यस सर। बांध के कारण आसपास की जो जमीन है उसमें जल का जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो बना रहता है। दूसरी बात जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भैया सब अपने अपने घरों में जो है पानी, छतों को पूरा साफ कर लें, वहां पर पानी को जमा कर लें, बारिश के पानी को। बात समझ में? और उसको एक जो गड्ढा है उसके माध्यम से जमीन के अंदर भेज दें। तो इससे यह होगा कि वो जो बारिश का पानी बह जाता था उसका कुछ भाग, पूरा तो कंट्रोल नहीं कर पाओगे, कुछ भाग जमीन के अंदर चला जाएगा। और जमीन के अंदर यदि पानी चला गया तो उसको हमने कहा रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इससे क्या होगा कि जो ग्राउंड वाटर है उसका जो लेवल है वो कैसा हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जिससे फायदे बहुत सारे होंगे। क्योंकि ये तो आपकी जमीन हो गई, बोलो यस सर। यहां नीचे यदि आपने पानी पहुंचा दिया हार्वेस्टिंग के थ्रू, इस जगह पर पानी पहुंचा दिया, तो इस जगह पर जो पेड़ पौधे होंगे ना, उनको यहां से पानी मिल जाएगा और उनकी जो पैदावार है वो कैसी होगी, बढ़ जाएगी। तो हमें वाटर को भी स्टोर करके रखना है। कुल मिलाकर ऐसा है कि अब डेवलपमेंट के नाम पे हम बहुत नुकसान कर रहे हैं प्रकृति का, अब जागने का समय आ चुका है। देखो खाद्यान्न मात का यहां पर एग्जाम्पल दिया हुआ है। बात समझ में आ रही है? बोलो यस सर। डायग्राम बनाने जैसा कुछ नहीं है, बढ़ते हैं हम आगे। और भैया भौम जल से कौन से लाभ होते हैं, इसको कॉपी के अंदर नोट करो, डिस्कस करते हैं और इसके बाद बढ़ते हैं आगे। सारे पॉइंट्स को आपने नोट कर लिया, आप ध्यान से देखिएगा इसके फायदे क्या हैं। सबसे पहला तो भाई ये भाप बन के उड़ता नहीं है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये शुद्ध होता है, बिल्कुल जो है इसको प्रकृति जो मृदा है वो अपने लेवल पे क्या करती है, फिल्टर करती है। बात समझ में? तीसरी बात ये कि भौम जल जो है बड़े क्षेत्र में वनस्पति को नमी प्रदान करता है। वनस्पति को जितनी नमी मिलेगी उतनी अच्छी उसकी पैदावार होगी। साथ में यदि हम बात करें तो इसमें कीटों की, मच्छरों की, मच्छर कहां जाएगा, जमीन के नीचे, राइट, जनन की समस्या नहीं होती।
मानव और जंतुओं के अपशिष्ट से झीलों और तालाबों के ठहरे हुए जल संदूषित हो जाते हैं, पर जो जमीन के अंदर का भूमिगत जल है वो आपका सुरक्षित रहता है। तीसरी बात, इसके कारण जो कुएं होते हैं उनका जल स्तर कैसा होता है, ऊपर की तरफ आ जाता है। अब जब ये इंसान को पता चला, मैंने क्या कहा आपसे, सबसे खतरनाक प्राणी जो है वो है मनुष्य, जिसमें हम सब आते हैं, हम सभी जिम्मेदार हैं उसके लिए, हमारे सिलेबस का पार्ट है, इसलिए हम इसको पढ़ना जरूरी है और जिम्मेदारी को समझना भी जरूरी है। बहुत ध्यान से देखिएगा। तो सबसे खतरनाक प्राणी है इंसान। अब इंसान को पता चला भैया जमीन के अंदर भी पानी है, बोर करते हैं, चलो। अब इंसान ने, हम सब करते हैं, सब खेतों में, सब जगह पर बोर, ठीक है, जरूरत से ज्यादा बोर बहुत नुकसानदायक। तो अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, जो भूमिगत जल है ना उसकी मात्रा भी कैसी होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो आप इसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हो तो बारिश के पानी को आप ज्यादा से ज्यादा जो है जमीन के अंदर भेज सकते हो, और इसके कारण ये होगा, ध्यान से देखिएगा, कि भौमजल ज्यादा दिनों तक बना रहेगा और सूखा नहीं पड़ेगा। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। पक्का? बढ़ेंगे आगे इस कहानी को लेकर, आइए और आगे बढ़ेंगे। कुछ ऐसे पॉइंट्स है जिसको अपने को अपने दिमाग के अंदर फिट रखना है, नॉर्मल सी बातें हैं, ठीक है। कई बार हम छोटी क्लासेस में इसको पढ़ चुके हैं, बायोलॉजी केमिस्ट्री में भी, याद रख लो, यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। देखो जीवाश्म ईंधन, कोयला, पेट्रोलियम एक समय बाद तो खत्म हो जाएंगे, उसके बाद क्या करोगे? फिर आपके पास सोलर हीटर और सोलर कुकर ही बचेगा, पवन चक्की ही बचेगी। बात समझ में, इनमें दक्षता ज्यादा होती नहीं है। तो जीवाश्म ईंधन, कोयला, पेट्रोलियम एक समय बाद समाप्त हो जाएंगे और इनकी जो मात्रा है वो कैसी हो जाएगी, सीमित है, इनकी मात्रा सीमित है और इनके दहन से पर्यावरण प्रदूषित भी होता है। तो आप इनको जितना उपयोग करोगे पर्यावरण उतना प्रदूषित होगा, और जब ये समाप्त हो जाएंगे तो फिर वही बात, फिर वही पुरानी बातें। बात समझ में? फिर लकड़ियों को जलाया जाएगा, फिर जो है सोलर हीटर तब तक बन ही जाएंगे, मतलब अभी हैं उस समय तक ज्यादा बन जाएंगे। सोलर कुकर का उपयोग करोगे, फिर टाइम लगेगा भोजन बनाने में। इसीलिए भैया हमें इन संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना है। इसलिए आपको सरकार कहती है कि जब ट्रैफिक सिग्नल पे रुको तो गाड़ी जो है उसको बंद कर लो। 5-6 सेकंड की बात है तो वो अलग है, पर 20 सेकंड से ज्यादा यदि आपकी गाड़ी वहां पर रुकी है, आप उसको बंद कर दीजिए, क्योंकि उससे ध्वनि प्रदूषण भी होता है, राइट। और उससे जो है धुआं कितना निकलता है, वायु प्रदूषण कितना होता है। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। और ऐसा नहीं कि मैं भी हमेशा करता हूं, मेरे से भी कई बार ऐसा हो जाता है कि 30 सेकंड तक जो है बाइक या कार जो है वो चालू ही रह जाती है। बात समझ में आ रही है? तो हम सब जिम्मेदार हैं, पर हमें ये बात को समझने की जरूरत है। इसीलिए जो है हमें जीवाश्म ईंधन, कोयला और पेट्रोलियम को सुचारू रूप से क्या करना है, उपयोग करना है। चलिए यदि हम बात करें कोयला और पेट्रोलियम की, तो इसमें कौन कौन होता है, ध्यान से देखिएगा। हाइड्रोकार्बन है, कार्बन के यौगिक है, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और सल्फर होते हैं, जिसके दहन पर CO2, जल, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड बनते हैं। अपर्याप्त वायु में यदि जल रहा है कोई ईंधन तो उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। और ध्यान से देखिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड SO3, SO2 और नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड है ये इतने खतरनाक होते हैं कि जब ये वायुमंडल में ऊपर की तरफ जाते हैं तो भैया ये अम्लीय वर्षा का निर्माण करते हैं, जिससे फिर जब बारिश होती है तो उसकी अम्लता या पीएच जो है वो 7 से कम हो जाता है, और फिर जीव जंतुओं के लिए, स्पेशली जलीय जीव जंतुओं के लिए, पेड़ पौधों के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है, और मिट्टी को तो पूरा खराब कर देती है। ऐसे ट्रेंड क्लियर है? बोलो यस सर, नोट कर लो, हरी अप। पक्का 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 पक्का। चलिए, ऊर्जा की खपत को कम करने के कुछ ऐसे उपाय हैं जो अपने को अपनी खोपड़ी के अंदर सेट रखने हैं। पहला ये कि भैया ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आप जो है चले, क्योंकि एक बात बताओ, यदि 60 लोग, मैंने कहा भाई 60 लोग हैं और ये 60 कार से जाएंगे तो कितना पोल्यूशन होगा, और पेट्रोल भी जल्दी खत्म होगा। पोल्यूशन तो चलो ठीक है, पेट्रोल जल्दी खत्म हो जाएगा, पर यदि 60 लोग जो है वो एक बस से जाएंगे, बात समझ में आ रही है, राइट। यदि ये 60 लोग एक बस से ट्रेवल करेंगे तो उतना डीजल या पेट्रोल जो है वो खर्च नहीं होगा, और जो है पोल्यूशन आप कब से कम करोगे। दूसरा ये कि अपने घरों में हम बल्ब के स्थान पर जो CFL होता है, फ्लोरोसेंट ट्यूब होता है, उसको उपयोग करें, LED को उपयोग करें। बल्ब क्या है, 60 वॉट का होता है, बहुत ज्यादा ऊर्जा की खपत करता है। तीसरी बात, ये लिफ्ट का उपयोग कम करें, सीढ़ियों का उपयोग ज्यादा करें, तो इससे आप क्या है, बिजली बचाओगे। और साथ में जो सीढ़ियां हैं वो आपके हेल्थ के लिए भी, सेहत के लिए भी अच्छी है। बोलो यस सर। और यदि सर्दी में हम बात करें तो भैया एक अतिरिक्त स्वेटर पहनना है, ना कि हीटर और सिगड़ी का उपयोग करना है। पर देखो आप करते तो हैं,
प्रैक्टिकल यदि बात करें तो सिगड़ी, हीटर तो सबके यहां नहीं होता है, पर अब भैया सिगड़ी बहुत सारे लोग उपयोग करते हैं, पर उपयोग आप कम कीजिए, क्योंकि सिगड़ी जितनी उपयोग करोगे उतनी लकड़ी जलाओगे। बोलो यस सर, क्लियर है। तो इसलिए अपने को जो है एक स्वेटर एक्स्ट्रा पहन लो, पर फिर वही बात होगी कि एक स्वेटर एक्स्ट्रा पहनोगे तो उसके लिए एक भेड़ को और ज्यादा जो है क्या करना पड़ेगा, उससे ऊन काटना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर ऐसा है कि ये जो प्राणी है ना मनुष्य, बात समझ में आई, इसने जो है पूरी प्रकृति के साथ बहुत ज्यादा दोहन करना शुरू कर दिया है, और इसीलिए ऐसे अध्यायों को आपके सिलेबस में रखा जाता है कि हम सब लोग, आप मैं हम सब एक जिम्मेदार नागरिक बन सके। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। स्क्रीनशॉट साथ में लेते रहा करो, जिससे आपको सारी कहानी बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाए। ठीक है, और आगे बढ़ेंगे, आइए। पक्का? बोलिए यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। अब ध्यान से देखिएगा, हम जो है क्या करते हैं, मैदानी भूभाग में जल संग्रहण और चेक डैम बनाते हैं। इससे क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, इससे जल को हम ज्यादा से ज्यादा जो है स्थानांतरण कर सकते हैं। किसके अंदर? तो भैया हम जो है जमीन के अंदर। तो कैसे करते हैं, ध्यान से देखिए, अर्धचंद्राकार मिट्टी के गड्ढे या फिर निचले स्तर पे वर्षा ऋतु में पूर्ण रूप से भर जाने वाले गड्ढे हम बनाते हैं, जिससे कि पानी ज्यादा से ज्यादा इन छोटे डैमों में जा सके और इस समय पर इस इलाके पर मानसून जो है सही तरीके आ सके और जल की जो है आपूर्ति बनी रहे। दूसरी बात, जल संभर प्रबंधन, यानी कि वाटर शेड मैनेजमेंट में मिट्टी और जल संरक्षण पर जोर दिया जाता है। ध्यान से देखिए, एक पूरी की पूरी ब्रांच है, राइट। किसी को यदि इस पार्ट में इंटरेस्ट है तो आप अपने करियर के रूप में भी इसको चुन सकते हो। बहुत ध्यान से देखना, वाटर शेड मैनेजमेंट में मिट्टी और जल संरक्षण पर जोर दिया जाता है, जिससे कि जैव मात्रा उत्पादन में वृद्धि हो सके। और इसका प्रमुख उद्देश्य क्या क्या है, बहुत ध्यान से देखिएगा, भूमि और जल के प्राथमिक स्रोतों का विकास। भूमि और जल के जो प्राथमिक स्रोत हैं, सोर्सेज हैं, उनका अपने को क्या करना है, डेवलपमेंट करना है। स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छा पॉइंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है जी, और आगे बढ़ेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। द्वितीयक संसाधन जैसे कि पौधे और जंतुओं का उत्पादन इस प्रकार करना जिससे पारिस्थितिक असंतुलन पैदा ना हो। लाभ क्या क्या है, बहुत ध्यान से देखिएगा। जल संभर प्रबंधन द्वारा जल संबंध समुदाय का उत्पादन और आय जो है वो बढ़ती है, पहली बात। दूसरी बात, सूखे और बाढ़ को शांत किया जा सकता है। तीसरी बात, निचले बांध और जलाशयों का जो सेवा काल है, निचले बांध और जलाशय जो है उनका जो सेवा काल है, मतलब उनके अंदर जो जल है वो ज्यादा समय तक टिका रहता है। मतलब ये कि काफी अच्छी बात है। ठीक है, और आगे हम लोग बढ़ने वाले हैं। फसलों के लिए जल की अधिक मांग, उद्योगों से प्रभावित प्रदूषक और नगरों के कूड़े कचरे ने जल को प्रदूषित कर जल की उपलब्धता की समस्या को अधिक जटिल बना दिया। आप सुनो मेरी बात ध्यान से। हम सब लोग जो है विकास के नाम पे शहरों की तरफ भागते हैं, पर प्रकृति का सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो शहर करता है। गांव में लोग क्या करते हैं, चीजों का कम से कम उपयोग करते हैं भैया, कम चीजों में अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं, जिससे प्रकृति का बहुत दोहन नहीं होता है। मानते हैं कि लकड़ियों को लाया जाता है जंगलों से, फिर भी यदि हम तुलना करें तो गांव में प्रकृति को नुकसान कम पहुंचता है, शहर से बहुत ज्यादा पहुंचता है, क्योंकि शहर में जनसंख्या बहुत ज्यादा है। तो इतना सारा गंदा पानी और इतना सारा कचरा डेली का निकलता है, जो कि फिर एक जगह पर कूड़े का, आप सोचो न्यू दिल्ली में पूरा एक कूड़े का पहाड़ बन चुका है यमुना नदी के किनारे। और जब तेज बारिश होती है, वैसी बारिश बहुत होती है वहां पे, तो वो कूड़े का जो पहाड़ बना है उसके अंदर जब तेज बारिश होती है तो वहां से पूरा गंदा वाला पानी रिसकर जो है वो यमुना नदी में चला जाता है। इंटरेस्टिंग बात यह कि उसी यमुना नदी का पानी जो है उसका शुद्धिकरण करके, ट्रीटमेंट करके दिल्ली वासियों को वो पानी पिलाया जाता है, साफ रहता है हालांकि वो। बात समझ में आई? तो शहर जितने ज्यादा बनते जाएंगे उतना ज्यादा प्रदूषण जो है वो बढ़ता जाएगा। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। हम बात करते हैं भैया चिपको आंदोलन की। मतलब ये, क्या ऐसा हो सकता है कि आपको पेड़ों से ही प्रेम हो जाए? बेसिकली सबको होना चाहिए, राइट। बहुत ध्यान से देखिएगा, हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के गढ़वाल की, जहां पर रैनी नामक गांव में 1970 में क्या हुआ, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब यहां पर जो ठेकेदार था ना, वो गांव में आया पेड़ को काटने के लिए। अब ठेकेदार है, अब भाई उसका तो ऑब्जेक्टिव क्लियर है कि उसको पैसे कमाना है, बहुत सेंसिटिव तो है नहीं पर्यावरण को लेकर वो। बात समझ गई? तो ठेकेदार जो है अपने आदमियों को लेकर आया गांव के अंदर कि हम तो पेड़ काटेंगे भैया, हम इसको बेचेंगे डेवलपमेंट के नाम पे। बात समझ में आई? अब उसने पेड़ काटना शुरू किया। अब क्या था कि गांव में उस दिन पुरुष की मात्रा कम थी, उसने सोचा अच्छा मौका है, बात समझ में आई, काट देंगे पेड़। अब वो गधा ये भूल गया कि महिलाओं के पास जो पावर होती है वो किसी के पास नहीं होती है। महिलाएं जो हैं
पेड़ों को काटने से रोकने के लिए, बात समझ में आई, पेड़ों को बिल्कुल ऐसे भैया एकदम लिपट कर यानी कि चिपक कर ऐसे खड़ी हो गई कि अब पेड़ नहीं काट सकते, कुल्हाड़ी मारोगे तो पहले तो हम पे आएगी, तो इतना तो कर नहीं पाएंगे ठेकेदार के आदमी। बात समझ में आई। तो इससे ये हुआ, ध्यान से देखिएगा, इससे ये हुआ कि ठेकेदार को अपना जो डिसीजन है वो वापस लेना पड़ा, और इससे एक सिग्नल ये पूरे समाज में गया, उस राज्य में गया और देश में गया बेसिकली। तब तो अपने सिलेबस का पार्ट है कि भैया यदि पेड़ों को देखो, ये लिपट गए तो इससे पेड़ों की संरक्षण हुई। अब रक्षा यदि हुई, इनका जो है संरक्षण यदि हुआ पेड़ों का, राइट, तो उन पेड़ों की मात्रा जो है वो बढ़ गई। और पेड़ों की मात्रा बढ़ने से, राइट, पेड़ों की मात्रा बढ़ने से क्या हुआ, देखो एक प्रकार के पेड़ यदि हैं तो जैव विविधता तो नष्ट हो जाएगी, पर पेड़ों की मात्रा बढ़ने से क्या हुआ, राइट, कि उसका फायदा जो है वो किसको मिला, भाई प्रकृति को मिला, और डायरेक्टली, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली मनुष्य को भी मिला। तो ऐसे आंदोलन को हम कहते हैं चिपको आंदोलन, जिसमें पेड़ों को कटने से बचाने के लिए जो है महिलाएं पेड़ से लिपट गई थी, चिपक गई थी। क्लियर है कहानी, बोलो यस सर। जिससे जो है इसको हम कहते हैं चिपको आंदोलन। क्लियर है कहानी, बोलो यस सर। बहुत शानदार सी कहानी है, ठीक है जी। चलिए, और इससे जो जंगल है वो और भी हरा भरा और घना हो गया। क्लियर, बोलो यस सर। और भैया यहां पर जाकर इस पूरे अध्याय की जो कथा है वो आपकी समाप्त हो जाती है। ये आपके सिलेबस का एकदम लास्ट वाला चैप्टर था। अब सारे चैप्टर्स के जो 30 मिनट रिवीजन है और माइंड मैप है वो आपके दिमाग के अंदर फिट हो चुके हैं, राइट। अब बढ़िया से आपको जो है अपनी तैयारी करनी है परीक्षाओं की, और यदि कोई डाउट है तो वो आपको जो है पूछ लेना है। और इसी तरीके से आपको जो क्लासेस हैं वो मिलती रहेंगी आपके अपने फेवरेट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे, जिसे आप कहते हो मैग्नेट ब्रेन्स फॉर इंग्लिश मीडियम एंड मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स। करना क्या है, गूगल पे जाना है, सर्च करना है गोल्डन वर्ड, राइट, मैग्नेट ब्रेन्स। जैसे आप सर्च करोगे इंग्लिश मीडियम के लिए नर्सरी से लेकर 12वीं तक, और यदि हम बात करें हिंदी मीडियम के लिए 7वीं से लेकर 12वीं तक क्लासेस अवेलेबल है, हाई क्वालिटी के साथ में, फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ में हम जो है बुक्स और ई बुक्स को भी एक्सेस कर सकते हैं, जिसकी जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोगों को सारी कहानी बढ़िया से समझ में आ गई होगी, और साथ साथ में एक मैसेज भी आपके और मेरे लिए कि भैया हमको जो है प्रकृति के साथ प्रेम बनाए रखना है। किसी दिन नेचर की मुंडी चटकी ना तो सर्वनाश जो है वो तय है। क्लियर है कहानी, बोलो यस सर। बढ़िया से पढ़ना, कोई डाउट यदि होगा तो उसे पूछ लेना। मिलते हैं अगली क्लास में, बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम के साथ। थैंक यू सो मच, जय हिंद।